स्वागत है आप सभी का। आपके साथ इस वक्त जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रताप भी हैं। देखिए, आपने गाना सुना होगा, जिंदगी प्यार का गीत है, हार के बाद ही जीत है। सियासतदानों के लिए भले ही प्यार का गीत ना हो, लेकिन हार के बाद जीत नसीब में विपक्ष के आते अधिकतर जगहों पर नहीं दिखी है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो चौंकाने वाले नतीजे तो ये जाहिर तौर पर रहे हैं, क्योंकि कांटे की टक्कर सुबह होने तक तो दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आए और फिर नतीजे सामने आने लगे, वो कांटे की टक्कर दिखी नहीं। चाहे वो बात महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की हो या फिर उपचुनावों की, जो कि राजस्थान में देखने को मिले, यूपी में देखने को मिले, बिहार में देखने को मिले, इसके अलावा वायनाड में भी देखने को मिले। लेकिन वायनाड में हम ये कह सकते हैं कि अपेक्षित था, वहां पर कोई खेला नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगहों पर जबरदस्त खेला इस लिहाज से देखने को मिला है कि कांटे की टक्कर के रूप में प्रताप नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, लगातार पोस्टर वॉर का जो है वो सिलसिला जारी था। यहाँ पर 27 के खेवन हार, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से नारे उतने काम नहीं आ पाए। और किसी जगह को लेकर अगर बात करें तो वाकई ये नारा काम आया। बिल्कुल। एक खास बात जो हमने देखा पिछले कुछ समय में, प्रताप, इसको स्पेसिफिकली मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे, खासकर आपने मध्य प्रदेश में इसे देखा होगा, आपने हरियाणा में इसे देखा होगा, अब हम महाराष्ट्र में भी इस बात को देख रहे हैं, झारखंड में भी इस बात को देख रहे हैं कि अंतिम 6-7 महीने में एकाएक योजनाओं की भीड़ लाई जाती है, तड़ातड़ सौगातें बरसाई जाती हैं, और अगर उसकी डिलीवरी भी चालू कर दी जाती है तो वो एक अट्रैक्टिव फॉर्मूला बनकर निकल रहा है। आप इसको शिवराज फॉर्मूला भी कह सकते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, ये तो साफ समझ में आ रहा है कि अब जो लाडली बहन योजना वहां पर शुरू की गई, उसने डिलीवर किया है। वैसी मिलती जुलती योजना, मैया योजना, जो कि झारखंड में लाई गई, इन सब की किस्तें भी निकली, कुछ महीनों की किस्तें भी निकली, और ये गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर इन चुनावों में नजर आ रहे हैं, या जो सबसे ज्यादा हीरो के रूप में इन चुनावों में उभर कर सामने आए, उनके लिए ये सोचने की बात है कि अगर 1-2 हजार की रकम, 3 हजार की रकम अगर गेम बदल देती है या वोटर्स को मोह लेती है, तो रियल इश्यूज भी टैकल किए जाने जरूरी हैं। क्या ये बात सत्ता पक्ष या सत्ता में आए चेहरे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये जरूर आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन ये शिवराज फॉर्मूला है जिसने एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर इन चुनावों में जगह बनाई है। लेकिन अगर थोड़ा सा उपचुनावों की ओर शिफ्ट होकर देखें, खासकर यूपी के उपचुनावों की ओर शिफ्ट होकर देखें, तो ये आश्चर्यजनक इस लिहाज से कहा जा सकता है, क्योंकि टीवी डिबेट्स में और सड़कों पर संघर्ष की स्थिति में जिस तरह की स्थितियां थीं, माना यह जा रहा था कि बहुत टफ फाइट होगी, लेकिन उतनी टफ फाइट दरअसल नजर नहीं आई है। आप इसे वन साइडेड एक तरह से आप कह सकते हैं। भाई, 9 सीटों में से अगर 7 सीटें बीजेपी अपने अलायंस के साथ जीत कर ले जाती है, और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें आती हैं, कहने को तो वो भी अलायंस में थे, लेकिन उसका कोई स्वरूप नजर नहीं आया। बहरहाल देखिए, साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने क्या कुछ स्पेशल रीड किया है? नहीं, राजस्थान के हवाले से भी अगर हम बात करें तो यही देखा जा रहा है, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल यहाँ पर था, योजनाओं की लगातार घोषणा यहाँ पर भजनलाल सरकार के द्वारा की गई, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर साबित हुआ है। और जो विपक्ष कह रहा था कि पर्ची सरकार, विपक्ष का एक बड़ा आरोप हुआ करता था भजनलाल सरकार को लेकर कि पर्ची सरकार है, तो कुल मिलाकर राजस्थान के अंदर जो संदेश दिया गया है भजनलाल शर्मा की ओर से, अब ये बात जो है बिल्कुल नकारा साबित कर दी है पर्ची सरकार वाली। और एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है, 1 साल के कार्यकाल के दम पर यहाँ पर बीजेपी ने अच्छी बढ़त। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनको हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। देखिए, मेरे सहयोगी अमरीश तो मेरे साथ जुड़ी रहे हैं, यूपी से प्रभारी भी हैं। अवधेश पांडे जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शिवशरण सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकारिता में जाना पहचाना नाम, यूपी से बिलोंग करते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और विनय सिंह जी प्रवक्ता है एसपी के, जो कि फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत शिवशरण सिंह जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए शिवशरण सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बातें जो मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो ये कि जब सीएम योगी ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसे विपक्ष ने साबित करके दिखा दिया। जैसे ही बटे, बुरी तरह से कटे, लोकसभा वाली स्थिति पलट गई। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसको भी देखिए कि जनता का मूड, या तो जनता के अंदर कुछ भीतर ही भीतर कुलबुला रहा है, वो समय का इंतजार कर रहा है, ये वो समय नहीं है उसको जाहिर करने का, और या फिर सचमुच यही बयार चल रही है। शिवशरण सिंह जी।
देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी का नारा बहुत हिट हुआ है हाँ। उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, पूरे देश में। ऐसा नहीं है, वो हरियाणा सब सब प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने बात जो कही है ये कि देखिए, एकता में शक्ति होती है और एकजुट रखना है। देखिए 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उसको बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसका जो बैकवर्ड वोट था कुछ परसेंट, और दलित कुछ परसेंट था, वो उधर चला गया था। इवन थोड़ा क्षत्रिय राजपूत समाज भी नाराज होकर के उस दौर में चला गया था, भाजपा से नाराज हो गया था। तो ये, और उसके साथ में ये भी था कि वो योगी जी के हिसाब से करीब 32-33 टिकट नहीं नहीं, विशाल लेकिन शिवशरण हाईकमान सिंह जी, ने मैं आपको थोड़ा सा नहीं काउंटर करना दिया। चाहूंगा। एक ही नारा हर स्टेट में काम करे ये जरूरी नहीं है। देखिए, उस नारे ने झारखंड में कोई छाप नहीं छोड़ी है। महाराष्ट्र में उस नारे से काफी हद तक दूरी बनाई गई थी, तो इनडायरेक्टली यहां वहां की हवा वहां तक पहुंची, वो बात अलग है, लेकिन उस नारे ने डायरेक्ट प्रेजेंस महाराष्ट्र में नहीं दिखाई। देखिए, बटेंगे बटेंगे के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हाँ हाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया। इन 9 सीटों में से मैक्सिमम सीटें ओबीसी और एससी संवर्ग के लोगों को दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे कि वो ओबीसी और दलित जितना मतदाता उठा हुआ था वो आकर के इससे जुड़ा है इस चुनाव में। इसीलिए देखिए, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके, ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो हुआ, उन्होंने सारे मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को, सबको नियुक्त किया और सबने अपनी अपनी सीट को संभाला। और ये खास बात एक और रही है कि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो नहीं हो पाया था कि आरएसएस ने, संघ ने इस बार जो है इस बाई इलेक्शन में सभी वोटों, सभी पोलिंग बूथ लेवल तक जो है संघ के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के अच्छा, एक छोटा सा कमेंट लूंगा, एक छोटा सा कमेंट शिवशरण सिंह जी आपसे लूंगा। आपने कहा कि आरएसएस भी काफी एक्टिव था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तो इस लिहाज से तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की दिल्ली दौड़ अब कम हो जानी चाहिए। वो अलग की बात। देखिए, ऐसा है, जो योगी का नेतृत्व है उत्तर प्रदेश को मिला है, जो सख्त कानून के की पहचान उनकी बनी हुई है, इसलिए, और वो सनातन धर्म पर पूरा खुल के काम करते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी से विनय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय सिंह जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं सपा का कहना था कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो क्या हुआ साहब, क्या जोड़ पाने में सक्षम नहीं रह पाए? वहीं अब सपा की ओर से ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव की ओर से, तो अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। तरीके से हुआ है, हम ही ने नहीं, मीडिया ने भी देखा है। अब मीडिया की मजबूरी हो सकती है कि वो न बताए, वो उस चीज को न कहना चाहे, चाहे हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हो, उनको भी पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंची है। कम से कम बधाई तो दे दीजिए बीजेपी को जी, कम से कम बधाई तो दे दीजिए बीजेपी को। बधाई लोकतंत्र में अगर लोकतांत्रिक तरीके से कोई चीज हुई होती तो बिल्कुल बधाई के पात्र है, लेकिन जनता, जिनकी जनता जनार्दन जो सिरमौर है, उसी को धमकाने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी। विनय सिंह जी, सपा की ओर से कहा जा रहा है कि अब जो चुनाव है वो प्रशासन ने लड़ा है, सरकार ने नहीं लड़ा। तो एक बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी पर लगाया गया है। का अपमान है ये विनय भाई, ये तो मैंडेट का अपमान है, ये तो जनता का अपमान है। ये मीडिया ने नहीं देखा क्या? मीडिया मौजूद नहीं थी कि महिला के ऊपर रिवॉल्वर तान करके उसको भगाया जाता था, जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को वोट डालने से रोका था, जो नजदीक के बूथ तक। विनय भाई, आप लोग बहिष्कार भी तो नहीं करते हैं ना, फिर आप लोग चुनावों का बहिष्कार कीजिए। आप लोग बहिष्कार भी नहीं करते हैं। आप लोग बहिष्कार कर ही नहीं पा रहे हैं। हम कैसे कर सकते हैं? वो तो इवेंट है ना, वो तो कवर करेंगे ही करेंगे। भाजपा के साथ है तो लोकतंत्र में भागीदारी जरूरी है। अरे विनय भाई देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। विनय भाई देखिए, आप ही लोगों ने इन तमाम हालात के बीच में कहा कि ये 2027 का ट्रेलर है। देख लिया हमने ट्रेलर में क्या हुआ, दिख गई हमें 2027 की फिल्म। इसमें मीडिया क्या करे? स्तंभ है, आप तो चौथे स्तंभ हैं। हाँ। आपने नहीं देखा? अच्छा विनय सिंह जी, परंपरागत सीट यहां पर समाजवादी पार्टी की रही थी कुंदर की, और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। 31 वर्षों के बाद ऐतिहासिक जीत यहां पर बीजेपी की ओर दर्ज की गई, इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने भी देखा, हमसे ज्यादा आपने देखा, हम तो दूर रहे।
कास्ट डायनेमिक्स बिगड़ गया समाजवादी पार्टी का, हम इस तरीके से देख रहे हैं विनय भाई। लेकिन मैं आपको बताऊंगा उससे पहले कुछ तस्वीरें मेरे पास लाइव आ रही हैं, वो मैं एक बार दिखा दूं। जयपुर से ये तस्वीरें हैं। जयपुर में देखिए सीएम भजनलाल शर्मा आपको कुछ ही पलों में तस्वीरों में नजर आएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं जो प्रभारी हैं राधा मोहन जी, वो पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय, और कुछ ही देर में सीएम भी नजर आएंगे। देखिए गदगद हैं, हाल ही में प्रभारी बनाया गया, और जिस तरह से उपचुनावों में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है, अब जो पुरानी फिल्मों में नहीं कहा जाता था फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुए हैं, तो भजनलाल शर्मा आप ये समझ लीजिए कि इन उपचुनावों में खासकर राजस्थान में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुए हैं, और प्रभारी का भी जोरदार स्वागत हो रहा है। प्रभारी जी यूपी से ही बिलोंग करते हैं और अपने तीखे तेवरों के लिए भी जाने जाते हैं। जिस तरह के बयानों से सुर्खियां उन्होंने राजस्थान में बटोरी, वो भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात कही जा सकती है। लेकिन ठीक है, हम वापस एक बार फिर गेस्ट का रुख करते हैं। अवधेश पांडे बादल जी मेरे साथ बीजेपी की ओर से हैं। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं चलिए आपको बधाई देता हूं, लेकिन आप इसके पीछे छिपी बात को समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ? मतलब खासकर अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो आखिर आपको फ्रीबी पर आना पड़ा ना, आपको लोगों को डायरेक्ट पैसे देने पड़े ना। इसका मतलब है कि जमीन पर हालात कुछ ऐसे हैं कि लोगों को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जिस पर शायद बीजेपी का कम ध्यान है। देखिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, किसानों की, युवाओं की और महिलाओं की सेवा करती है, और उसी तहत योजनाएं चलाई जाती हैं। जहां तक चुनाव के परिणाम का विषय है, तो जो मोदी मैजिक है वो सुपर से भी ऊपर है, और मोदी है तो मुमकिन है इस बात को मोदी जी के व्यक्तित्व ने और उनकी सुशासन और सुपर से ऊपर लोकसभा में नहीं दिखा, सिद्ध हुआ है। ये सुपर से ऊपर लोकसभा में नहीं दिखा। देखिए, पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सकारात्मक फैसले आए थे, परंतु कुछ प्रदेशों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, वहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। यूपी भी, चूंकि कुछ जगहों पर जो इंडी गठबंधन था उनके द्वारा जो भय, लालच और अफवाह फैलाई गई थी, और उसके उपरांत जो एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, उसके आधार पर कुछ सफलता वो नैरेटिव करने में तो आप ही की पार्टी के नेताओं के बयान योगदान कर रहा ना। मतलब आप ही की पार्टी के नेताओं के बयानों की वजह से वो नैरेटिव बन पाया, नहीं देते बयान। अच्छा, लोगों ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया कि ऐसा हो सकता है। क्यों करा? इसीलिए किया ना क्योंकि आपकी कुछ पर्सनालिटीज उस तरह की हैं जो ऐसा कर सकती हैं। जो इन लोगों ने खटाखट का नारा दिया और कहा कि पैसे आ जाएंगे, इससे जनता में बहुत नाराजगी थी। और अरे भाई, आपने खटाखट दिए हैं, विधानसभा आपने खटाखट ही पैसे दिए हैं। आपने पहले मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में जो खटाखट पैसे दिए, उसी से तो आपके पक्ष में माहौल बना है। नहीं, हमने जो कहा वो किया, हमने जो कहा वादा उसको पूरा किया, और इन्होंने केवल खियाली पुलाव पकाया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। अगर ये चाहते तो जहां जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है कर सकते थे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उस गुब्बारे की हवा निकल गई है। अच्छा। और वास्तविक धरातल पर अब चुनाव के परिणाम आए हैं, और ये मोदी जी के सुशासन और विकास की विजय है, और अनेक प्रदेशों में जो सरकारें बनी है, उपचुनाव में जो जीत मिली है, वो वहां के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को मैं बधाई देता हूं। साथ ही जो चुनाव हुए हैं उसमें जिस प्रकार से देखिए, आप इस बात से तो पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां पर भी आचार संहिता लगी थी वहां पर कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के पास चली गई, लेकिन जो तस्वीरें यूपी से सामने आई है वो किसी से छिपी नहीं है। उसका सच क्या है वो अंतपंत सामने तो आना चाहिए ना। देखिए, किसी भी एक भी बूथ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बूथ कैप्चरिंग का कोई आरोप नहीं लगा है। बूथ कैप्चरिंग का आरोप तो अब दशकों से नहीं लग रहा है। लेकिन 90 का दशक थोड़ी ना है कि बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगेंगे। बूथ कैप्चरिंग छोड़िए, आप बूथ कैप्चरिंग का तो आरोप ही नहीं लगा रहे हैं। मैं उसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। ये जरूर है कि अगर कोई पत्थर चलाएगा तो पुलिस पिस्टल निकालेगी, या पुलिस के हाथ में चूड़ियां नहीं है। वो जो महिला वाला वीडियो वायरल हो रहा है, खैर चलिए ठीक है। मैं अमरीश आपके पास आ रहा हूं। अमरीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सारा कास्ट डायनेमिक्स इधर उधर हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़े से झोले में कई सारी रंगों की गेंद डाल दी गई और उसको जमकर हिला दिया गया और बोला गया कि अपनी पसंद की गेंद निकाल लो, अगर हो सके तो लाल निकालना, लेकिन लाल निकल नहीं पाया। और लाल से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, जो कपड़े आप पहने हुए वो सुबह अगर आप पहनकर मेरे साथ जुड़ते तो मैं आपसे पूछता कि क्या इसमें कोई संदेश छिपा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई संदेश आप देना भी चाहते थे तो वो संदेश फुस हो चुका है। देखिए, निश्चित तौर पर
स्वप्निल, एक चीज तो तय है कि 9 सीटों पर मतदान था उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें तो इन 9 सीटों पर दोनों ही बड़ी पार्टियों ने दम भरा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना था हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे गठबंधन साथी हैं वो हमारे एक अच्छे सिपाही के रूप में, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, जो उनके कार्यकर्ता थे और जो साथी गठबंधन के थे एक अच्छे साथी के रूप में जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेकर ये चुनाव पूरा लड़ना चाह रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ डिस्प्यूट भी शुरू में देखने को मिले, लेकिन जब अंततः आलाकमान से कांग्रेस की संदेश आया कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, हम उनके साथ हैं, उसके बाद से ये स्पष्ट हो गया था कि अब समाजवादी पार्टी जो है वो 9 सीटों पर अपना दम भरने जा रही है। चुनाव परिणाम आए हैं जो नहीं, लेकिन अमरीश मैं आपको यहीं पे क्रॉस कर देता हूं। कांग्रेस जितने उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों में जुटी थी, इन विधानसभा चुनावों में जुटी नहीं। और जिस तरह के नतीजे हैं उसको लेकर मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि यूपी में सतह के नीचे कुछ ना कुछ तो दबा हुआ है। अब वो, और ये मैं जनता को लेकर कह रहा हूं, वो कब सामने आएगा, किसके लिए सामने आएगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कास्ट डायनेमिक्स को इस तरीके से हिला दिया जाए यूपी में, ये अद्भुत बात है अपने आप में। स्वप्निल, देखिए उपचुनाव यहाँ पे 9 सीटों पर था। हाँ? इन 9 सीटों की जो हार और जीत है वो सरकार को कहीं से भी कोई हिलाने वाली चीज नहीं थी। यहाँ पर अगर कुछ बहुत बड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। हाँ? क्योंकि 2024 के चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए थे स्वप्निल, उसके बाद से जैसा कि अभी आपने पहले प्रश्न में पूछा कि केशव जी या ब्रजेश पाठक या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। होता है, सभी पार्टियों में होता है। अगर देखा जाए तो अति महत्वाकांक्षा जो होती है, तो ये तो चुनाव ही योगी के चेहरे पर लड़ा गया। ये चुनाव ही, इस चुनाव में तो योगी ने ही लीड ली है, वो तो निर्विवाद लीडर के तौर पर सामने आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अमरीश, स्वप्निल, लेकिन एक बात ये भी है कि पिछले 13 दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ 37 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की हैं, उस चीज ने एक नैरेटिव सेट किया। और खासतौर पर कांग्रेस के लिए, अगर मुझे जहां तक लगता है, जो मेरी जितना मैं राजनीति को समझ पाता हूं, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक जो खड़गे जी का बयान आया था कि जब वो छोटे थे तब उनके परिवार वाले दंगे में कुछ मारे गए थे, उस बयान को भी योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे ढंग से खेला था और कहा था कि हैदराबाद के रजानामों का नाम नहीं ले पा रहे हैं खड़गे जी, वोट बैंक की ऐसी भी क्या लालसा है कि आप उन लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं जिन्होंने आपके परिवार को मार गिराया था, जैसा कि आप खुद कहती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि आज एक बात और कहूंगा स्वप्निल आपसे, कुंदरकी में, मुरादाबाद में जिस तरीके से जीत मिली है, प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को वहां पे, उस पर योगी आदित्यनाथ ने जब प्रदेश कार्यालय पे जीत के बाद जब वहां मिठाइयां और लड्डू बांटी जा रही थी, तो वहां पे भी योगी आदित्यनाथ ने एक संबोधन के दौरान एक चीज कही है, क्योंकि वहां मुस्लिम वोट बैंक बहुत है, वोटर्स में भी, और बीजेपी को वहां पे जिस तरीके से जीत मिली है स्वप्निल, वहां पे मुख्यमंत्री योगी ने एक चीज कही, ये लगता है मुस्लिम वाला फैक्टर हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, ये मुस्लिम वाला फैक्टर हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। ठीक है। और सहयोगी अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से। अनामिका, बहुत बारीकी से आप चुनाव पर नजर बनाई हुई थी, क्या लगता है आपको कौन से वो विशेष प्रभावी मुद्दे रहे हैं जो कि बरकरार बीजेपी को यहां रख पाए? सतीश सर, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि पोस्टर वार यूपी में बहुत तेजी से चर्चा में बना हुआ था। कांग्रेस कह रही थी कि इनके मंसूबे तोड़ेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, पूरे चुनाव में ये कहीं नजर नहीं आई। क्या मंसूबे इनको तोड़ने थे, जनता क्या दिखाना चाहती, इनके मन में क्या दबी है, कि चुनाव परिणाम से ये साबित हो गया कि कांग्रेस कहीं भी चुनाव में इनके साथ किसी भी मजबूती पे नहीं खड़ी थी। अब समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 100% जीतने जा रहे हैं, और सीटों के हिसाब से देखें तो 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। परिणाम आ गया। जो पीढ़ी की बातें कर रहे थे पूरी तरह से इस उपचुनाव में फेल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कुंडरकी को लेकर एक साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कुंडरकी 21 साल बाद जीती है और मुस्लिम लोग जो थे उनको शायद अपना वोट याद आ गया, और इतनी प्रचंड जीत जो है रामवीर सिंह को वहां से मिली है। शीशा की बात करी योगी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि महज 8,000 से ज्यादा, बहुत कम वोटों से वहां सपा जीती है। ये कहीं ना कहीं संदेश है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए, और एक मैसेज है कि हम कितने तेजी से और कितनी मजबूती के साथ 2027 में आने जा रहे हैं। तमाम आरोप समाजवादी पार्टी लगाती रही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, पूरी मजबूती से हम रहेंगे, साथ में रहेंगे, हम लड़ेंगे,
हमारी मजबूती है, जनता बीजेपी को आईना दिखा रही है। क्या सचमुच साथ थे? सवाल यह भी है कि क्या सचमुच साथ थे? क्या ये वैसा साथ था जैसा 2024 के लोकसभा चुनावों में था? क्योंकि अगर उस तरह का साथ होता तो वो बात अलग होती। जी, शिवशरण सिंह जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, शिवशरण सिंह जी कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद अनामिका आगे आपसे। अच्छा, शिवशरण सिंह जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। हाँ अनामिका, अपनी बात जारी रखें। क्या जानकारी लेना चाहते हैं ये बताइए हमें। अनामिका, अपनी बात जारी रख सकती हैं आप। सर मैं आपको बता दूं किस तरीके से समाजवादी लगातार करा रही है कि पुलिस अधिकारियों का चुनाव था और कानपुर 3 बार दौरा किया मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ कुछ परिणाम बदला नहीं। नसीम सोलंकी जो है जीत गई, काफी उत्साहित नजर आ रही थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर कांग्रेस जिस तरह लोकसभा में साथ थी समाजवादी पार्टी की, अगर उसका साथ समाजवादी पार्टी का साथ कांग्रेस, ठीक है। अनामिका, शिवशरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शिवशरण सिंह जी, देखिए खास तौर पे उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो पोस्टर वोट जो इतने दिनों से लगातार चल रहा था उसका साथ कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ा है। किसके हक में ये पोस्टर वोट गया है? क्योंकि अब करीब 27 के चुनाव भी हैं, तो किशोर जाति तमाम जो स्थितियां हैं वो नजर आ रही। नहीं, एक्चुअली पोस्टर वॉर का एक मकसद ये भी था ना शिवशरण सिंह जी की वो सारा इशारा 2027 के लिए ही हो रहा था। भाई इन्हीं लोगों ने इसको 2027 का ट्रेलर करार दिया है, तो क्या इसे ट्रेलर मान लिया जाए? हाँ देखिए, ऐसा एक लाइन तो खींच दी गई है। हाँ। ये पोस्टर वार किया गया है, उसका परिणाम सामने आया है, लेकिन एक लाइन तो राजनीतिक, उस पर एक लाइन तो खींच की जा चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो पीडीए की काट के हिसाब से उन्होंने बाई इलेक्शन में काम किया है, उसी लाइन को लेकर के वो चलेंगे। उसमें वो कहीं विचलित नहीं होना है। उनको अपना कोई एजेंडा बदलना नहीं है, क्यों उनको सनातन को लेकर चलना है, वो चल रहे हैं और उसमें वो कामयाबी हासिल भी कर रहे हैं। नहीं, फिर तो इंटरेस्टिंगली ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने निकाली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने निकाली। देखिए यूपी में क्या है कि बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो कोई हिंदुत्ववादी छवि वाली पार्टियां नहीं है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो खुद हिंदुत्ववादी छवि वाली पार्टी है। अब इंटरेस्टिंगली क्या है, अगर महाराष्ट्र में क्या वो चाहेंगे कि अपने ही बराबर की हिंदुत्ववादी छवि वाली पार्टी को सीएम बनाएं या हम अपने आप को सीएम बनाएं? यूपी में तो इस लिहाज से क्लीन रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये गेम चल जाना है। महाराष्ट्र में क्या करेंगे आप? महाराष्ट्र में देखिए भाजपा कोई कसर तो छोड़ेगी नहीं किसी भी रूप में। सीएम बनाएगी, तो सीएम बनाएगी जब भी बार्गेनिंग होगी, सीएम पद मांगेगी। आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कौन छोड़ना चाहेगा सीएम का पद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो भाजपा चाहेगी, वो कतई नहीं छोड़ने वाली है। हर हालत में अपने ही नेतृत्व में वहां सरकार चाहेगी जाहिर तौर पर। लेकिन क्या वहां पर वो हिंदुत्ववादी छवि वाली दूसरी पार्टी के साथ कितना लंबा चलती है, ये भी अपने आप में देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। विनय सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय सिंह जी, एक बात बताइए, हार गए तो ईवीएम को दोष दे दिया, लड़ते लड़ते प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन मैंडेट तो फिर भी क्लियर नजर आता है ना। मुझे लगता है कि ये मैंडेट का भी अपमान है। ये देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आयोग ने आप लोगों को ईवीएम को गलत साबित करने को कहा था, आप पहुंचे नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा आपने कभी चुनाव का बहिष्कार कर ये बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश नहीं की कि हम इस कारण से बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र के पर्व को निभाना चाहिए और उसमें भागीदारी करनी चाहिए। ये सबका कर्तव्य है, सबका धर्म है और लड़ना हमारा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का नैरेटिव सेट करती है, और जब कहावत है ना, जब बोए पेड़ तो फिर आपके जो सहयोगी हैं वो झारखंड के नतीजों को एंजॉय क्यों कर रहे हैं? आपके जो सहयोगी हैं वो झारखंड के नतीजों को एंजॉय क्यों कर रहे हैं? आपके एक और सहयोगी हैं वो जम्मू कश्मीर के नतीजों को एंजॉय कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए ना। हम उत्तर प्रदेश लड़े हैं और लेकिन हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन चुनाव जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश के लिए, एक तरह से देखा जाए ना विनय भाई, तो आप लड़े तो महाराष्ट्र भी हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप लड़े तो महाराष्ट्र भी हैं। हाँ बिल्कुल, 2 सीटें जीते हैं हम, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। मैं कह रहा हूं फिर हम उसे एंजॉय क्यों कर रहे हैं?
हम क्यों करें? ये आप जो 2 सीटें यहाँ पर भी जीते हैं, कैसे जीत गए आप? देखिए, हम लड़े हैं और अंतर इतना ज्यादा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे जीत कैसे गए? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जीत कैसे गए आप? और देखिए, मैं क्लियर बता दूं, क्या आपने नहीं देखा है? क्या आपको नहीं पता है कि कुदरकी में जो वोट प्रतिशत हुआ है, जो सपा को वोट पड़ा है, क्या अभी तक के इतिहास में था? क्या ऐसा हो सकता है? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 सीटें आपके हाथ में आई वो कैसे आ गई? बबूल का पेड़ जो बोया है। अरे भाई एक बात बताइए, झारखंड आपके झारखंड विपक्ष के खाते, झारखंड कैसे खाते में आ गया झामुमो के? जम्मू कश्मीर कैसे खाते में आ गया एनसी के? या ये जो 2 सीटें आपको यूपी में मिली हैं, 2 सीटें जो आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो कैसे आ गई आपके खाते में? देखिए, आप जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने देखा नहीं है, लग रहा आपको पता नहीं है। देखिए, सबको पता है उत्तर प्रदेश में, आपको पता हो या ना हो, लेकिन भीष्म पितामह की तरफ से मीडिया मजबूर है। जैसे जो है महाभारत में भीष्म पितामह मजबूर थे, जानते थे गलत हो रहा है, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कह नहीं सकते। अच्छा, देखिए विनय सिंह जी, मजबूरियों की आप बात करें, मजबूरियां तो कुछ आपने आपके सामने भी यहाँ पर पेश होती हुई नजर आ रही है। 2 सेकंड, बड़ी ऐतिहासिक बात निकली है, बड़ी ऐतिहासिक बात निकली है, इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं, चूंकि पौराणिक पोर्शंस भी आ गए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भीष्म पिता मजबूर थे, लेकिन दूसरे धड़े के लोग उन्हीं के पास संरक्षण के लिए पहुंचे। आप लोग हमें कोसते रहेंगे ना, तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। अगर आप हमें भीष्म की संज्ञा दे रहे हैं, तो आपको भीष्म की वैल्यू भी समझनी होगी। कोसने से कोई फायदा नहीं है, कल सत्ता बदलेगी, आप हमारे साथ भी खड़े होंगे। अच्छा, तो फिर आप भीष्म की संज्ञा देकर हमें, भीष्म की संज्ञा हमें देकर भीष्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप सत्ता के साथ है, क्या कोसना है? सबको पता है, जनता को पता है। जनता के बीच लोकप्रियता भी आप भी जानते हैं आज मीडिया की क्या रह गई है। अगर सोशल मीडिया ना हो, आज जो सबसे बड़ा मैं जान रहा था कि आप लोग देखिए हार का बहाना कर ही लेंगे। ठीक है विनय सिंह जी, मुद्दे पर आते हैं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले फैक्टर को लेकर मुखर तरीके से लड़ती हुई नजर आती है। कुंदर की जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या साहब वोट बैंक भी यहाँ पर खिसकता हुआ साहब क्या मालूम हो रहा है आप लोगों को? नहीं, आपको आपने अगर हिंदुत्व की बात की है तो आपको अयोध्या दिखा कि नहीं दिखा था? अब तो केदारनाथ भी देखा हमने, नहीं दिखा था? आज तो हमने केदारनाथ भी देखा विनय भाई, नहीं दिखा था? आपको राम टेक दिखा था कि नहीं दिखा था? क्या भारतीय जनता पार्टी आज आपको केदारनाथ नहीं दिख रहा है क्या? है? आज आपको केदारनाथ नहीं दिख रहा है क्या? हम किस तरह की दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा होगा ये सारी चीजें, आपकी मजबूरी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने से दूर कर दिया? ठीक है, नहीं, लेकिन ये बात, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए अवधेश पांडे बादल जी, मैं आपसे जरूर ये बात पूछना चाहूंगा, आज भी ये बहुत मौजूद है कि अयोध्या आपके हाथ से गया। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ लाइव तस्वीरें आपको बताना चाहता हूं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। देखिए, अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे अमूमन इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद होता है, दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, उनका हीरोज वेलकम होता है, और एक बार फिर आप ये कहेंगे कि लोकसभा में जो झटका था वो कंपनसेट हो चुका है पूरी तरह से। पहले हरियाणा, अब महाराष्ट्र, और उपचुनावों में जिस तरह की स्थितियां हैं, तो जो सेटबैक लगा था 2024 के लोकसभा चुनावों में, उसे पूरी तरह से कंपनसेट कर लिया गया। अब यहां से रास्ता आगे ही जाता है, यहां से रास्ता पीछे नहीं सरकता, क्योंकि अगर पीछे सरक रहा होता तो हरियाणा में भी झटका लगता, महाराष्ट्र में हो सकता है झटका लगता है। अब ये साफ हो गया है कि नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था सुबह होने तक कि फाइट तो रहेगी, फाइट भी नहीं हुई है, वन साइडेड विक्ट्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 3 पे तो बीजेपी और उनके अलायंस ही हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में ऐसे में हीरोज वेलकम प्रधानमंत्री मोदी का हो गई, और उस कार्यक्रम को जितना मैं समझ पा रहा हूं, जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में बैठकर सभी दिग्गज चेहरे आज देखने वाले। और आप देखिए किस तरह से भजनलाल शर्मा का स्वागत हो रहा है, फूलों की बरसात हो रही है, और हो भी क्यों ना। आपने देखा होगा कि राजस्थान के जो उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पर, वहां पे उन्होंने पूरा दमखम लगाया। राइजिंग राजस्थान शर्मा सक्रिय भी रहे हैं, जगह जगह चुनावी जनसभाओं के माध्यम से यहाँ पर संबोधित भी करना गया है, और खुद निजी तौर पर उपस्थित होकर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी की रीति और नीतियों को लेकर उनके द्वारा की गई है, वो यकीनन सराहनीय है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ एक आश्वस्त भाव जो होता है वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर नजर आ रहा है। देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट्स चल रही हैं, राइजिंग राजस्थान को लेकर तमाम प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकातें चल रही हैं, वो भी साथ साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप को 100% सिर्फ प्रचार में झोंका हुआ।
साइड बाय साइड इस डायमेंशन पर भी वर्क कर रहे हैं कि कहीं विकास की गति रुके नहीं, और उस बीच वो प्रचार भी कर रहे हैं। अच्छा, प्रचार के हाइलाइट्स ये रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधना, ये एक आम रवायत सी है सियासत में, इसमें कोई दौराई नहीं है। तो उन्होंने कांग्रेस पर तो हमला बोला ही बोला, लेकिन अपने काम गिनाना वो नहीं भूल रहे जी। और मेरे ख्याल से वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। भाई विपक्ष तो यही कह रहा था ना कि आप देख लीजिएगा, विपक्ष नंबर्स लाने वाला है, क्योंकि सरकार के 10-11 महीनों के काम अच्छे नहीं रहे। अब जब आप ही ने वो मापदंड तय किया है, तो उस मापदंड पर हम ये कह सकते हैं कि 10 महीने 11 महीने के कार्यकाल पर एक तरह से जनता ने मुहर लगाई है। लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, इस पर और स्पेशल डिबेट कुछ देर के बाद हम लेकर आएंगे। बहरहाल अवधेश पांडे बादल जी, आपसे सवाल ये था, देखिए आज भी अयोध्या आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आज भी वो तमाम जगह जहां जिसे लेकर आप पर निशाना साधा है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही। और सबसे अहम बात यह है कि ठीक है, हो सकता है कि बहाने की तरह इस्तेमाल कर विपक्ष बोल रहा हो, लेकिन ये आरोप गंभीर तौर पर लगे हैं बीजेपी पर कि प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल हुआ। देखिए, कोई एक बूथ अगर समाजवादी पार्टी के लोग लेकर के आते कि इस बूथ पर लोकसभा और पिछले विधानसभाओं में इतना प्रतिशत वोट कास्ट हुआ और इसमें नहीं हुआ, तो मैं उसका ऑथेंटिक जवाब देता। मैं दावा करता हूं कि सभी मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर भी अच्छे मतदान हुए हैं और भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। तो ये दावा पूरी तरह से, मुझे एक बात बताइए ना कि आपके ये बटेंगे तो कटेंगे के नारे का ताली बजाकर मुस्लिम वर्ग ने तो स्वागत नहीं किया था, फिर मुस्लिम जुड़ कैसे रहे आपके साथ? देखिए, कुदुर्की के अंदर मीडिया के लोगों ने ही वीडियो दिखाया कि हमारे प्रत्याशी जब जा रहे थे तो नोटों की माला से उनका स्वागत हो रहा था। आज हमको जम्मू कश्मीर में भी वोट मिल रहा है मुस्लिमों का, उत्तर प्रदेश के अंदर भी वोट मिल रहा है मुस्लिमों का। जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, आप वहां पर आपने मैदानी जो परिसीमन का आपको इनडायरेक्ट फायदा मिला है। जम्मू कश्मीर मुझे लगता है आपको छोड़ देना चाहिए अपनी बात से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपने परिसीमन का फायदा उठाया है। नहीं, कश्मीर और घाटी में मुझे वोट मिला है, भले हम सीट न जीत पाए हों, लेकिन घाटी में मुझे भाई सीट क्यों नहीं जीत पाया? के अंदर कुदुर्की में भी क्यों सत्ता नहीं बना पाए जम्मू कश्मीर में? आप बना लेते। अरे मुझे बात तो पूरी कर लेने दीजिए। ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक विमर्श खड़ा करेगा, और खास करके पिछड़ी जाति और दलित मतदाताओं ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापसी किया है, चूंकि उनको अखिलेश के जंगल राज से भरोसा उठ गया है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर मतदान हुआ तो लोग, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। अमरीश के पास जाना। आप ये तस्वीरें जयपुर से लाइव देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अन्य भी कई दिग्गज चेहरे वहां पर मौजूद हैं। देखिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। राजस्थानी संस्कृति में इसकी वैल्यू तो आपसे बेहतर प्रताप फिलहाल इस स्टूडियो में ऐसा कोई मौजूद नहीं है जो बता पाए। जाहिर तौर पर अगर साफा पहनाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि भाई हम स्वीकार करते हैं, आप कद्दावर हैं, आप कदनशी हैं। देखिए, जमकर मेहनत लगाई, और सबसे अहम बात यह है कि दावे तो हर तरफ से किए जा रहे थे कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, लेकिन अपने किए हुए दावे के पास के नंबर्स अगर राजस्थान में किसी को मिले हैं तो वो बीजेपी। 7 में से 5 सीटें अगर बीजेपी यहाँ जीतने में सफल रही है तो ये अपने आप में इनक्रेडिबल है। कांग्रेस जिनके खाते में शुरू में लग रहा था कि 3 से 4 तो जाएंगी ही जाएंगी, उनके खाते में 1 ही आई है। 1 सीट पर बीएपी ने परचम लहराया है। कांग्रेस की रणनीति बुरी तरह से फेल हुई है, एक बड़ा ड्रॉबैक आप इसे कह सकते हैं। विपक्ष कैसे उभरेगा ये परे है, क्योंकि इतना तो अब साफ हो चुका है कि 2024 में जो कुछ भी मोमेंटम आईएनडीआईए ने, कांग्रेस ने या आईएनडीआईए के जो तमाम जो दल रहे उन्होंने बनाया था, वो मोमेंटम 10 ये महीने जैसे जैसे महीने बीते वैसे वैसे वो मोमेंटम या तो कमजोर पड़ता गया या पार्टियों ने खुद अपनी रणनीति की वजह से उसे खो दिया। भारतीय जनता पार्टी अब माननीय प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास जी के स्वागत के लिए मैं माननीय श्रवण जी बगड़ी जी
मुकेश जी, बारिक जी, नारायण जी, पचारिया जी से आग्रह करूंगा कि आप साफा बनाकर, दुपट्टा पहनाकर और गुलदस्ते से स्वागत करें। तो भव्य स्वागत यहाँ पर चल रहा है। हाँ, डिबेट की तरफ फिर से रुख करेंगे, जहां वरिष्ठ संवाददाता अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, सपा की ओर से पहले तो प्रशासन पर यह आरोप लगाए गए कि प्रशासन यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, और अब अलीगढ़ की चारू केन जो कि सपा प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जनता ही भ्रमित है। एक बड़ा आरोप यहाँ पर जनता जनार्दन पर, जनादेश पर उनके द्वारा लगाया गया। किस तरह से ये स्थितियां देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, और ये दो बातें एक साथ नहीं चल सकती, ये भी हम यहाँ पर साफ कर दें। या तो प्रशासन साथ दे रहा है और या जनता भ्रमित है। आप दोनों बातें कहकर उससे पता चलता है ना कि फिर आप हार का बहाना गढ़ रहे हैं। ये हार का बहाना नहीं है प्रताप, ये हार की हताशा है। क्योंकि जिस तरीके से कुंदरकी में खासतौर पर या देखा जाए तो कानपुर में या मैनपुरी में सपा को ये उम्मीद थी ना कि वहां पे जीतेंगे। कुछ समय के लिए अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी थोड़ी देर के लिए लीड बढ़त लेती नजर आ रही थी। उस सीट पर भी जब अचानक से बीजेपी ने लीड लेनी शुरू हुई तो फिर वहां से कभी पीछे नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। कुछ सीटें ऐसी, मीरापुर में लगातार भले ही वहां पे आरएलडी को टिकट दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश पाल शुरू से आगे रही, कभी पीछे नहीं, बढ़त बनाए रखी। कुछ सीटें ऐसी, देखिए अब जो है वो बातें निकल कर आएंगी। डिंपल यादव का भी बयान आया है, अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। अभी जब वो भी मीडिया से रूबरू होंगे तो वो भी अपनी बातों को रखेंगे। और आखिरी में जो ठीकरा है वो ईवीएम पर ही फूटना है। लेकिन जो अब वो जैसे सपाइयों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वोट नहीं देने दिया गया, कुंदरकी में इस तरीके से माहौल बनाया गया, लेकिन ये माहौल बनाने के पीछे साजिश रचने वाली बात कहां से आई? किन लोगों ने इस तरीके की बातें की? अब प्रशासन अपना काम करेगा, एक दो बूथ ऐसे हो सकते हैं जहां पे इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, लेकिन जनता तो अंदर जाके जनता जो वोट देती है वो तो पहले ही से मन बना कर आती है ना कि किसको वोट देना है। जब वो अंदर जाती है, ईवीएम हो चाहे बैलेट बॉक्स के जरिए हो, जनता को जिसे वोट देना है उसे ही वोट देगी। नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव की जो हताशा है अमरीश यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। उनके खुद के किए गए ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा है कि राजनीति का अब तक का सबसे विकृत रूप देखा है मैंने। देखिए अखिलेश यादव भी जब आप एज अ मीडिया पर्सन उनकी पीसीज में जाते हैं, जब आप उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो अखिलेश यादव का भी एक जवाब होता है कि तुम बीजेपी के आदमी हो। तो मीडिया पर इल्जाम लगा देना, ईवीएम में अधिकारियों के, चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर इल्जाम लगा देना, ये वही बात है कि जब हमको हार की हताशा मिलती है तो हम सामने वाले। लेकिन आज की तारीख में अवधेश, आप जान रहे हैं, ये जो विपक्षी चेहरे हैं, भले ही वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर महाराष्ट्र में ये शिवसेना का उद्धव गुट हो या फिर शरद पवार का धड़ा हो, अब देखिए उनको सबसे ज्यादा चिंता अब इस बात की करनी चाहिए कि उनके सांसद उनके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी ने मोमेंटम हासिल किया है। अब देखिए 2024 को कंपनसेट कर लिया है बीजेपी ने पूरी तरह से, ये तो साफ है। देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर हरियाणा में भी जीत हासिल की, प्रचंड जीत वहां पे भी मिली है, महाराष्ट्र में भी जीत मिली है, और चुनावों में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के पास भी अगर देखें तो इन चुनाव में अपने वर्चस्व को, अपने अक्स की लड़ाई वो भी लड़ रही थी, क्योंकि सबसे पहले उसका दो मिनट अमरीश मैं आपको रोक रहा हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि जयपुर की तस्वीर एक बार फिर से आप दिखाएं। देखिए हरियाणा था तो मिठाइयां थी और वो मिठाई थी जलेबी। आज जलेबी तलने की व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन आज जलेबी उतना सुर्खियों में नहीं है। बेचारी जलेबी सोच रही होगी कि आज मेरी वैल्यू क्यों कम हो गई। बहरहाल लेकिन वक्त तो मुंह मीठा करने का है और मुंह मीठा करवाया जा रहा है। अब देखिए तमाम वो धड़े जिन्होंने इस उपचुनावों में पूरी ताकत झोंकी वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे राजस्थान के संगठन प्रभारी, राज्यसभा के सांसद, बगड़ा जी बैठ जाओ, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय लखावत साहब, आदरणीय परनामी जी, आदरणीय पंचारिया जी और
पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, माननीय विधायक, माननीय सांसद और कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, अभी सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और हमारे देश की जनता का अभिवादन करता हूं। इसी प्रकार से राजस्थान में भी उपचुनाव हुए, 7 उपचुनाव हुए। इनमें से हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सलूम्बर के आदरणीय अमृतलाल जी का निधन हो गया था, इस कारण वहां पर उपचुनाव हुआ और बाकी सभी 6 सीटें वो हमारे पास में नहीं थी। लेकिन इस बार जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला और 5 विधानसभा सीटें हमने जीत दर्ज की, इसके लिए मैं राजस्थान की जनता का भी अभिवादन, अभिनंदन। ठीक है, फिर से डिबेट का रुख करेंगे। तस्वीरें इस वक्त राजस्थान से आप देख रहे हैं, जयपुर से, जहां पर स्वागत सत्कार यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का किया जा रहा है। इसके साथ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद हैं। अमरीश, सबसे पहले मैं अनामिका का रुख कर रहा हूं। अनामिका, मुख्यमंत्री योगी के द्वारा यहाँ पर धन्यवाद जो है व्यक्त किया गया है प्रदेश की जनता को, लेकिन धन्यवाद व्यक्त करने के आखिरी में उन्होंने वापस से ये दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा। तो क्या अब इसी के सहारे आगे बढ़ने की रणनीति बीजेपी लेके साथ चल रही है? देखिए, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ और जो नैरेटिव इन्होंने उपचुनाव में सेट किया है, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये नैरेटिव, ये विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें वो सेट रहेगा और इसको ये आगे बढ़ाने की पूरी की प्लानिंग कर रही है। ये बहुत अच्छा शब्द यूज किया कि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बल्कि पूरी बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। टीम की तरह बात किया जाए तो हर व्यक्ति, हर प्लेयर डिलीवर कर रहा है। 1 डाउन जो आ रहा है वो भी खेल रहा है, 2 डाउन जो आ रहा है, 10 डाउन तक आप देखिए धड़ाधड़ बैटिंग ही चल रही है, इसमें कोई दौराय नहीं है। आप महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चले जाइए, उपचुनावों में भी बीजेपी की ही बल्ले बल्ले ज़्यादा नजर आई है। मैं तमाम गेस्ट का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। बहरहाल देखिए, बीजेपी में जश्न का माहौल है और हर जगह ये नज़र भी आ रहा है। जयपुर की तस्वीरें हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से दिखाएं।